हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। पीवाईक्यूज रिवीजन की सीरीज में ये हमारा तीसरा सेशन है, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको रिवाइज करेंगे। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके मेनली दो बेनिफिट्स हमें हैं कि पहला तो ये क्वेश्चन रिवाइज करने से सपोज फ्यूचर के किसी एग्जाम्स में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो मार्क्स एटलीस्ट हमारे सिक्योर होंगे। और दूसरा, इस रिवीजन के थ्रू हम उस ट्रेंड को समझ सकते हैं जिसमें यूकेपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, वो किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चंस पूछता है, ये समझने में हमें इसकी मदद होगी। नाउ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश ठगी इन इंडिया। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बोलूंगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन हम राइट आंसर को डिस्कस करेंगे। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1828 से 1835 तक। तो इस बीच वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इसी बीच लास्ट ईयर में अपने शासनकाल की, विच मीन्स की 1835 में, इन्होंने एक ठगी एंड डेकॉइटी डिपार्टमेंट बनाया था, क्योंकि ठगी की जो प्रॉब्लम थी वो काफी ज्यादा उस टाइम पे चल रही थी। चाहे वो इंडियन ट्रेडर्स हों या वो फॉरेन ट्रेडर्स हों, सभी इसके काफी परेशान थे। तो इसके लिए उन्होंने ठगी एंड डेकॉइटी डिपार्टमेंट बनाया, जिसके थ्रू उन्होंने ठगी की प्रथा को समाप्त करने का काम किया। इसके अलावा विलियम बेंटिंग का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत महत्वपूर्ण, जो कई बार एग्जाम्स में आता है, वो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त करना। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1829 में, या इस पे कब पाबंदी लगी। देन किसने किया, अगर वो नाम पूछता है इसी क्वेश्चन की तरह, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती को समाप्त कर दिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उसका भी आंसर होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक तो 1835 में ठगी एंड डेकॉइटी इन्होंने वो बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, और उसके अलावा 1829 में सती प्रथा इन्होंने समाप्त की। एक और जो यहाँ पे फैक्ट ध्यान रखने लायक वो ये है कि विलियम बेंटिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब 1833 में जो चार्टर आया था, उसी के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो क्योंकि उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो ये इस टाइम ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, और 1833 के बाद एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो उसका आंसर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रेज्ड वॉइस इन फेवर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के पक्ष में आवाज उठाई? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपको सही आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वेल, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ओरिजिनली 1873 में ये बनाया गया था, फाउंड किया गया था, और किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले एक काफी अच्छे खासे रिफॉर्मर है, जाने माने। इन्होंने ये समाज सोसाइटी बनाई थी। ये क्यों बनाया था? मेनली तीन एजेंडास इसके थे। एक तो एजुकेशन, दूसरा था पॉलिटिकल एक्सेस, और तीसरा था सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकार। ये तीन एजेंडा इनके थे विमेन्स को लेके, कि विमेन को एजुकेशन मिले, उनकी पॉलिटिकल एक्सेस हो, और जो शूद्र वर्ग था उसको लेके, और दलित कम्युनिटी। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सोसाइटी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी ने पुणे महाराष्ट्र में बनाया था। इसके अलावा ब्रह्मो समाज आपने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय का था, 1828 में ये बना। देन इसके अलावा प्रार्थना समाज, इसके फाउंडर कई बार पूछ देते हैं, इसके फाउंडर आप नोट डाउन कर लीजिए, आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। देन इसके अलावा आर्य समाज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, 1875 में ये बना था, और स्वामी दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द चौखंबा थ्योरी। चौखंबा सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की एक बुक है, अगर ये बुक हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, बट अगेन, समाजवादी नीति के विविध पक्ष। समाजवादी नीति के विविध पक्ष, इसी बुक में इन्होंने अपने इस चौकम्बा थ्योरी को रखा है। मेनली ये थ्योरी क्या है कि कोई भी जो सोसाइटी है वो 4 पिलर्स पे डिपेंड करती है। ये 4 पिलर्स कौन है? ये 4 पिलर्स हैं: गांव, हमारे विलेजेस, उसके बाद मंडल मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रांत मतलब कि स्टेट, और फिर हमारा नेशन मतलब राष्ट्र। तो ये 4 खंभे हैं, 4 पिलर्स हैं जो कि किसी सोसाइटी किसी भी कोई भी सोसाइटी जिस पे डिपेंड करती है, किसी भी सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इन 4 पिलर्स के आधार पर होता है। तो यही उनकी चौखंबा थ्योरी थी जो उन्होंने इस बुक में मेंशन की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which act of British Parliament abolished the East India Company's monopoly over trade in India? तो किस अधिकार ने इसमें से, किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया था? तो वो कौन सा अधिनियम था? वेल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी तक मोनोपोली चलती आई थी इंडिया के साथ ट्रेड पे, उसे खत्म कर दिया, एक्सेप्ट जो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। जो चाय का व्यापार था वो, और चाइना के साथ जो व्यापार था, इस पे अभी भी ईआईसी की ही मोनोपोली रही। इसके अलावा बाकी जो इंडिया का ट्रेड था वो इंग्लैंड के जो बाकी औद्योगिक जो वर्ग रहा होगा, बाकी जो व्यापारिक वर्ग था उसके लिए भी डायरेक्टली खोल दिया गया। अभी तक ऐसा 1813 से पहले ऐसा नहीं था, 1813 से में ही ये हुआ है। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट क्या था मेनली, कि ये पहली बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में, और इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जो होते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बनते हैं वहाँ के बंगाल के पहले। तो ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाते हैं, और मेनली ड्यूअल सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ड्यूअल सिस्टम जो कंपनी में था वो किस एक्ट के द्वारा आया? तो यही 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी में ड्यूअल सिस्टम आया। ड्यूअल सिस्टम का मतलब था एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों का अलग अलग वे में इनका शासन हो गया। मेनली जो पॉलिटिकल मैटर्स थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर डाल दिए गए, और जो कॉमर्शियल मैटर्स थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन ए। ये हमारे पहले जो पोर्चुगीज वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, या पोर्चुगल ने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया था, अपना कब्जा जमाना, अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया था। तो फर्स्ट पोर्चुगीज वायसरॉय जो थे, पोर्चुगल की तरफ से जो वायसरॉय यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे इंडिया में, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। इन्हीं का जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी से इनका क्या मतलब था कि बीइंग पावरफुल इन द सी इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्स ऑन द लैंड, क्योंकि जो लैंड है मेनली इंडिया की इस जगह पे ये स्टार्टिंग में आते हैं, तो यहाँ जो लैंड है वो तो इंडियन रूलर्स के कब्जे में है। तो इस पे पावरफुल होने की बजाय अगर ये सी पे पावरफुल होते हैं, तो वो जो भी सी पे पावरफुल होगा वो ट्रेड पे उसका कब्जा होगा। तो यही अल्मीडा का मानना था कि इन जमीन पे किले बनाने की बजाय और यहाँ पे अपने को मजबूत करने की बजाय हमें अपने आप को इन सागरों में मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जो सागर में मजबूत होगा, जो व्यापार है उस पे भी उसी का अधिकार होगा। तो यही इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। देन अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द राइट ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हम जानते हैं कि ये विभिन्न आंदोलन है गांधी जी के द्वारा किए हुए। खेड़ा, नॉन कोऑपरेशन, अहमदाबाद। अब इनमें इन्हें क्रोनोलॉजिकली सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन पहले हुआ एंड देन कौन बाद में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा एंड देन नॉन कोऑपरेशन। चंपारण हम जानते हैं 1917 में हुआ, देन ये 1918 में मार्च के आसपास हुआ। खेड़ा भी 1918 में ही था, बट ये अहमदाबाद के बाद था, और नॉन कोऑपरेशन तो 1920 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर द गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किस साल भारत में सरकारी डाक सेवा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है 1854, ऑप्शन डी। अब कई बार ये पूछ देता है कि किसने ये डाक व्यवस्था शुरू की, तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले इंडिया में, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, इन्होंने ही यहाँ पर सरकारी डाक सेवा शुरू की। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि एक तो ये डाक सेवा पोस्टल सर्विसेज हो गई। इसके अलावा इंडियन रेलवे जो बना वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ। हो सकता है आपने पढ़ा हो 1853 में सबसे पहली रेल चली थी बॉम्बे टू ठाणे, तो ये डलहौजी के टाइम पे हुई। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स डलहौजी का बहुत ज्यादा फेमस है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स जिसमें उन्होंने जो राजा महाराजाओं द्वारा जो राजवंश के द्वारा अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसे में पुत्र गोद लेने की जो प्रथा थी उसे उन्होंने अमान्य कर दिया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनसे इंपॉर्टेंट है। एनेक्सेशन ऑफ अवध होता है 1856 में, ये भी फिर इन्हीं का टाइम पीरियड हो गया। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस गिव द कॉल मार्च टू दिल्ली? तो किस देश से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली मार्च का आह्वान किया था? सिंगापुर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिंगापुर से इन्होंने दिल्ली चलो या मार्च टू दिल्ली का नारा दिया था, और ये दिया था कब? 1944 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? इनमें से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा वॉर को खत्म किया था? तो ट्रीटी ऑफ सूरत इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ सूरत की वजह से पहला आंग्ल मराठा वॉर शुरू होता है। अगर क्वेश्चन पूछते कि किस संधि की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ, तो उसका आंसर जो होगा वो ट्रीटी ऑफ सूरत होगा। ये जो रघुनाथ थे, मराठा एक राजा थे रघुनाथ, और ब्रिटिशर्स, इनके बीच में ये हुई थी, और ये हुई थी 1775 में। तो ये इसका आंसर नहीं है। जो इसका आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स और इधर मराठाओं की तरफ से महाराज जी सिंधिया, इनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में। इनके बीच में ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई, जिसमें जो मराठा थे ये लगभग जीत की कगार पे थे पहले युद्ध में। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर देना ठीक है, इसलिए ट्रीटी ऑफ सालाबाई में इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी, ये हुई थी 1809 में। ये हुई थी हमारे जो राजा रणजीत सिंह थे उनके उनके और ब्रिटिशर्स के बीच। अगेन इसमें राजा रणजीत सिंह की जो इधर सतलज जो रिवर थी नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ पे, उससे सतलज रिवर तक उनका साम्राज्य को लिमिटेड कर दिया गया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ट्रीटी ऑफ मंगलौर अगर आपने पढ़ी है तो ये भी अगेन जो टीपू सुल्तान जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे उनसे रिलेटेड ट्रीटी है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। सारी ट्रीटी ब्रिटिशर्स से ही रिलेटेड है, बस इसमें राजा बदल जाएंगे। 1784 में ये ट्रीटी हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स से रिलेटेड। इससे जो सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध था उस पर अंतर लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन टेकन? इनमें से कौन सी वो किताब है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? इसका आंसर है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, आनंद मठ। और मेनली सन्यासी रिवॉल्ट जो 18th सेंचुरी का था उस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी, सेम टाइम पे और सेम टॉपिक पे लिखी गई, सन्यासी रिवोल्ट। और इसी में ये गाना ये गीत है वंदे मातरम के नाम से। इसके अलावा ये जो नील दर्पण है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नील दर्पण कई बार पूछता था पहले तो ये लिखी किसने है, तो ये बुक अगेन एक बंगाली प्ले, ये बुक नहीं है एक्चुअली प्ले है, बट ये था बंगाली राइटर है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र है, इनके द्वारा ये लिखा गया 1858 और 1859 में, सेम पीरियड जब
इंडिगो रिवोल्ट वहां चल रहा है। नील दर्पण से मतलब यहाँ पे इंडिगो मिरर से है। तो ये नील दर्पण बुक या जो ये प्ले था, ये लिखा भी इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर ही गया था। किस तरह से जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और किस तरह से वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उससे रिलेटेड प्ले था। इसको ब्रिटिशर्स को काफी बुरा भी लगा ये प्ले, उन्होंने बीच में बैन भी करा दिया था। बट दीन बंधु मित्रा ने ये लिखा है 1858-59 में। इसके अलावा गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सत्य प्रकाश ये दयानंद सरस्वती जी की किताब है। Now, name the French commander who was defeated in the Battle of Vandivash in 1760. तो कौन सा कमांडर था वो जो कि 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में हारा? जो वांडीवाश की लड़ाई है ये एक्चुअली थर्ड कर्नाटिक वॉर था। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो कि किनके बीच में था? ये ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच था, या फ्रांस आप इसे लिख सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रांस के बीच में युद्ध था। इसमें से फ्रांस हार गया था लास्ट में, वांडीवाश 1760 में ये फ्रांस हार गया। और कौन वो कमांडर था फ्रांस का? काउंट लेली। ऑप्शन ए, काउंट लेली फ्रांस के कमांडर थे। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन कमांडर था हो सकता है ये पूछ दे, तो सर आयरे कूट ब्रिटिशर्स की तरफ से कमांडर थे। ये जीते थे युद्ध। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इरिगेशन वर्क्स इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रणी किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन एक ब्रिटिश इरिगेशन इंजीनियर थे मेनली। अपने यहाँ पे सर्विसेज के लिए वो आए थे। तमिलनाडु और आंध्रा का जो रीजन है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। बल्कि आंध्र प्रदेश में एक सर आर्थर कॉटन के नाम से एक म्यूजियम भी है इनको एज अ श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यही है जिन्हें की सिंचाई कार्यों का अग्रणी यहाँ पे माना जाता है। नाउ कौन कहता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। यही कहते थे कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? तो किस अधिनियम, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? इसका सही आंसर है एक्ट ऑफ 1935। 1935 में ही फेडरल और इसके साथ ही साथ प्रोविंशियल, तो फेडरल मतलब कि जो कि आपका अभी यूनियन हो गया एक तरह से यूपीएससी, और इसके साथ हर स्टेट में प्रोविंसेस के लिए, हर प्रोविंसेस के लिए, तो अभी ये आपका हर स्टेट हो गया। जैसे हमारा स्टेट पीएससी है यूके पीएससी, तो यूनियन यूपीएससी और यूके पीएससी मतलब ना स्टेट पीएससी। तो इन दोनों का ही, इन दोनों के लिए ही फेडरल मतलब कि एक संघ में और एक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान एक एक्ट ऑफ 1935 में किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवी पर्स वाज रिलेटेड टू हुम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड? आजादी के बाद के समय में प्रीवी पर्स किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मर किंग से संबंधित है। प्राइवी पर्स क्या था? ये एक्चुअली पेमेंट था। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ ब्रिटिश के शासन से, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पे राजाओं का, जहां पे राजवंशों का शासन था, तो उनको इस चीज के लिए कि वो इंडिया में शामिल हो जाए, इसके लिए उन्हें एक पेमेंट देने की बात हुई थी कि आपको एक एनुअली एक पेमेंट दिया जाएगा, एक तरह का एग्रीमेंट के लिए कि पहले तो आप इंडिया के साथ जुड़ेंगे, इंडिया की इंडिपेंडेंस को मानेंगे, दूसरा फिर आप 1949 में ही ये इंडिया के साथ जुड़ भी गए थे जब हमारा संविधान लागू होता है, तो 1949 से फिर ये इंडिया के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए इनको एक पेमेंट दिया जाता था, वही प्राइवेट पर्स था। यही जो पेमेंट था, रूलिंग फैमिलीज जो भी उस टाइम पे इन प्रिंसली स्टेट में होंगी, इसी का पेमेंट प्राइवेट पर्स कहा जाता है। बाद में इसमें काफी बदलाव करने की कोशिश की गई 1970 में। एक्चुअली इसमें अमेंडमेंट के द्वारा इसको कैंसिल करने की बात की गई, जिन जिन फैमिलीज को अभी भी दिए जा रहे थे। तो एक मोशन लाया गया था लोकसभा में पहले एंड देन राज्यसभा में कि इन जो ये टाइटल्स हैं इनको बंद कर दिया जाए और जो ये पैसा दिया जा रहा है इसे रोक दिया जाए। लोकसभा में तो ये पास हो गया था, बट राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। तो यही प्राइवेट पर्स है, फॉर्मर किंग्स को दिया जाने वाला पेमेंट ये है। नाउ हु लेड द बारदोली सत्याग्रह ऑफ 1928? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया? तो इसका आंसर है फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी।
अगर इसमें कोई एक नाम पूछता तो मे बी वो सरदार पटेल जी का नाम पूछता, बट क्योंकि इसने ग्रुप पूछे हैं तो फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी इसका सही आंसर है। When did Jawaharlal Nehru become president of Indian National Congress for the first time? पहली बार कब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं? इसका सही आंसर है 1929, ऑप्शन ए। 1929 में जो दिसंबर 1929 में लाहौर में इनकी बैठक हुई थी, सालाना बैठक जो होती थी, वहीं उसी बैठक में नेहरू जी को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। और इसी 1929 का ही जो लाहौर की बैठक है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस की बात भी सबसे पहली बार इसी में की गई। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि जो हमारा 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो आह्वान किया गया था, वो भी अगेन लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नाउ Dr. B.R. Ambedkar published 3 periodicals for the safeguard of Dalits' right. Which of the following is not one of them? तो ये कौन सी पत्रिका है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित अधिकारों की रक्षा के लिए 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनमें से कौन सी वो पत्रिका है या कौन सा वो ऑप्शन है जो उन पत्रिकाओं में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, आई मीन की बहिष्कृत समाज नाम की कोई पत्रिका अंबेडकर जी ने नहीं निकाली थी। क्यों? क्योंकि वहिष्कृत समाज एक सोसाइटी था, ये एक सभा थी, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन था जो कि अंबेडकर जी ने बनाया था। वही बहिष्कृत हितकर्णी सभा इसका पूरा नाम है। तो ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन था जो कि उन्होंने सेम पर्पस के लिए, मतलब कि दलित अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने ये बनाया था। बाकी ये जो 3 नाम है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वलिटी जनता, इसके अलावा भी जैसे कि एक सिंपल जनता नाम से और एक प्रबुद्ध भारत एनलाइटेंड इंडिया नाम से, इस तरह के 5 पीरियडिकल्स, मतलब कि 5 पत्रिकाएं उन्होंने निकाली थी टोटल। मेन ये 3 ही है जो कि यहाँ पे लिखी गई। और बहिष्कृत समाज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। नो। अगला क्वेश्चन है कि किसके निधन पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल के एक तारे ने एक भारतीय सौर मंडल के एक तारे पर ग्रहण लग गया है? तो इनमें से कौन वो था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। In which of the following session of the Round Table Conference did Indian National Congress participate? जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, उसके किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था? वेल, इसका सही आंसर है सेकंड, क्योंकि सेकंड में भी पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट में पहले कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसमें वो चीज जो डिस्कस करना हम चाह रहे थे, आई मीन की जो कांग्रेस और जो गांधी जी डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस नहीं होगा, ऐसा ऑलरेडी इरविन की तरफ से कह दिया गया, तो इसलिए फर्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड में 1931 में इरविन और गांधी पैक्ट होता है। इसके पैक्ट के थ्रू जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ने की बात होती है, और इसी पैक्ट के थ्रू इरविन ये शर्त रखते हैं कि जो कांग्रेस है, जो गांधी जी है, वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो सेकंड में उन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कई बार कि कौन से वो नेता थे तो जिन्होंने तीनों में भाग लिया। तो जैसे कि जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। इनका जो मेन उद्देश्य था वो था जो मार्जिनाइज्ड क्लास है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उसके लिए पॉलिटिकल राइट्स, उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो बनवाना, उनको वहां पे रिप्रेजेंट करना। तो इसलिए इन्होंने तीनों उसमें भाग लिया है। इसके अलावा एक और नाम है जो तीनों कॉन्फ्रेंसेस में थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू। इसके एग्जाम में आने की बहुत कम चांसेस है, बट अगेन बी आर अम्बेडकर काफी इंपॉर्टेंट नाम है, तो हो सकता है कि ये वो एग्जाम में पूछ दे। तो ये सेकंड क्वेश्चन अभी हुए कब, और आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो पहला जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये हुआ था 1913 में, नवंबर 1930, नवंबर 1930 से 1931 तक, जनवरी 1931। तो 3 महीने की पहली कॉन्फ्रेंस थी। देन दूसरी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये मैंने आपको बताया 1931 में हुई थी, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक।
इसके अलावा थर्ड जो कॉन्फ्रेंस थी ये कब हुई थी? 1932 में, नवंबर दिसंबर 1932। तो इस तरह से ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसमें से गांधी जी ने या कांग्रेस ने केवल सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। नाउ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाज सेट अप इन द ईयर। तो इनमें से किस वर्ष में फिक्की की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1927। फिक्की को 1927 में एस्टेब्लिश किया गया महात्मा गांधी जी के एडवाइस पे। महात्मा गांधी जी ने एडवाइस दी थी, किसको दी थी? 2 नाम है, जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास। कई बार वो पीटी दास भी लिख देते हैं, या पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ये 2 नाम है, यही इसके फाउंडर हैं। अगर फाउंडर पूछ देता फिक्की के फाउंडर कौन थे, तो यही 2 लोग हैं, जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास। किसकी एडवाइस पे इन्होंने ये बनाया? तो हमारे गांधी जी की एडवाइस पे इन्होंने बनाया। कब बनाया? 1927 में बनाया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना। तो नॉन गवर्नमेंटल और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये है, और इंडिया का जो लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ये है। तो सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अगर कोई है तो वो फिक्की है। ये आ सकता है करंट अफेयर में कि इसके भी नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए, तो दिसंबर में ही संजीव मेहता जी हैं, वो इसके नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस नाम को भी आप नोट कर लीजिए। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो फिक्की से रिलेटेड पूछ सकता है। नाउ विच पार्टी डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 एडी एज द डायरेक्ट एक्शन डे? तो इनमें से वो कौन सी पार्टी थी जिसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी, वो कैबिनेट मिशन के जो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आती है, और उसमें भी डायरेक्टली इस मांग को नहीं माना जाता है, क्योंकि जुलाई 1946 में उसने संविधान सभा का गठन कर दिया था कैबिनेट मिशन के थ्रू, और उसमें पूरे इंडिया को एज अ होल, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेनली था एज अ होल, उसमें लिया गया था, एज अ होल उसका संविधान बनना था। तो अलग से पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं मिली थी, तो इसी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने 1946 को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया गया था। और नाउ व्हाट डज इट मीन कि डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है क्या? सिंपली जो मोहम्मद जिन्ना का जो सेंटेंस है जो काफी फेमस है, वो ये था कि आइदर अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। तो या तो इंडिया विभाजित होगा, इंडिया वो पाकिस्तान में, या फिर इंडिया बर्बाद होगा, जैसा कि उन्होंने जो कि 16 अगस्त 1946 के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट किया मतलब कि वहां से वायलेंस बहुत ज्यादा शुरू हो गया, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक ये बातचीत से नहीं मिल पा रहा, तो हम वायलेंटली पाकिस्तान को लेंगे। तो इसी में हमारे जो कलकत्ता के राइट्स होते हैं, कलकत्ता में 1946 में बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई थी, वो इसी दिन से स्टार्ट हुई थी मेनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइमन कमीशन आर फॉल्स? इनमें से कौन से स्टेटमेंट साइमन कमीशन के बारे में गलत है? नाउ ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई एक ऑप्शन भी, जैसे यहाँ पे जो गलत है वो है कि 7 मेंबर्स उसमें थे, 5 मेंबर्स उसमें नहीं थे, इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे वाइट मेंबर्स थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो ये गलत है। अगर आपको इतना फैक्ट भी पता है तो आपको, तो पहला ऑप्शन इनमें केवल एक ही में है, तो यहीं पर आपका आंसर सही हो जाता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईयर में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी? इनमें से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी? 1927 सी इसका सही आंसर है। 1927 में ही ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बना था, और किसके द्वारा, फाउंडर्स को कोई पूछ देता है कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो मार्गरेट कजिन्स के द्वारा, मार्गरेट कजिन्स थी, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया 1927 में। इसका जो मेन मोटिव था इसको बनाने का, वो था कि एजुकेशनल एफर्ट्स विमेन के लिए, एजुकेशनल एफर्ट्स जो है उनमें थोड़ा सा इंप्रूव लाना विमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, और इसी वजह से काफी राइट्स इन्होंने सिक्योर किए फ्रॉम द विमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस कन्वेंशन फुट एम्फेसिस ऑन, अभी हमने पढ़ा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, इसमें किस चीज पे एम्फेसिस किया गया था वो भी मैंने आपको बताया, होम रूल पे, पूर्ण स्वराज डोमिनेटेड, वेल ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज कंप्लीट, टोटल इंडिपेंडेंस पे इन्होंने बात की थी। और इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को एज द इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात की गई थी। नाउ हु वाज द फादर ऑफ सॉरी हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल जी। वैसे इसमें 3-4 नाम है जिन्होंने इन लोगों ने मिलकर इसे फाउंड किया था, बट जो मेन मुख्य नाम है जो कि एग्जाम से पूछता है या जो कि बुक में लिखा भी होता है वो लाला हरदयाल जी का है। नाउ हु इज कंसिडर्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे माना जाता है इनमें से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मैटकैफ। चार्ल्स मैटकैफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और ये ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं, 1835 से 36 इस बीच रहे। तो 35 में मैंने आपको बताया कि विलियम बेटिंक 1828 से 1835 तक थे, तो 1835 में चार्ल्स मैटकैफ आ जाते हैं और 1836 तक वो रहे। इसी में इनको ही लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने जो अभी तक प्रेस के ऊपर जो काफी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उस तरह की चीजें प्रेस में लिखी जाए, उसका काफी विरोध हो रहा था। प्रेस के माध्यम से काफी लोग उसकी जो पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज, उसकी एजुकेशनल पॉलिसीज, इन सब के खिलाफ चीजें लिख रहे थे। तो उसको दबाने के लिए उनके द्वारा मेनली जो प्रेस था उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। चार्ल्स मैटकैफे ने इन जो रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, तो इसीलिए इनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाता है।